19 वर्ष की सिया और 40 वर्ष का सुमेध। तो आइए पढ़िए एक उम्र के फासले वाली प्रेम कहानी। क्या प्रेम कहानी सफल होगी या अधूरा रह जाएगा दोनों की जिंदगी भर का सफर। बिहार में सिवापुर के एक गांव में रहने वाली सिया की शादी होने वाली थी। सिया की उम्र 19 वर्ष थी। सिया के जन्म के समय ही उसके माता पिता चल बसे थे। सिया को उसके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा जी उसको बहुत स्नेह देते थे, लेकिन उसकी चाची और उनके बच्चे सिया को नापसंद करते थे। इसीलिए सिया की शादी इतनी जल्दी करवा रहे थे। लेकिन शादी वाले दिन ही लड़का शादी करने नहीं आया। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। बारात न आने के कारण सिया के चाचा ने पता लगवाया तो पता चला कि लड़के ने शहर में ही दूसरी शादी कर ली है और वो गाँव आने से मना कर चुका है। ये सब जब सिया की चाची को पता चला तो उन्होंने सिया को घर से निकाल दिया और बोली कि इस मनहूस का साया अब मेरे बच्चों की जिंदगी पे भी पड़े, उससे पहले इसे यहाँ से निकाल दो। सिया के चाचा जी भी बेबस थे और सिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिया दिखने में बिल्कुल परी जैसी थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होंठ थे। सिया खुद भी बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो कहाँ जाए और क्या करेगी। वो बार बार अपनी चाची के पैरों में गिरकर वहाँ रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। सिया वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। तभी वहाँ से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे, जो कि पास वाले शहर से रोज स्कूल में पढ़ाने आते थे। वो सिया को वहाँ बैठे देख उन्होंने ने पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों बैठी है, और ये क्या शादी का जोड़ा भी पहन कर रखा है। सिया दुखी होकर सारी बातें बताने लगी और रोने लगी। मास्टर जी उसकी बात सुनकर बड़े भावुक हो गए और मास्टर जी सिया को बहुत मानते भी थे, क्योंकि सिया उनके स्कूल की बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। लेकिन उसने 9वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी चाची उससे घर के काम करवाती थी। फिर मास्टर जी बोले, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर, वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगेगा। सिया, नहीं मास्टर जी, मैं बहुत मनहूस हूँ। पैदा होते ही माँ बाप का साया हट गया और फिर चाची को भी मेरी वजह से बहुत दुख हुआ। मास्टर जी सिया के सर पे हाथ रखकर बोले, चलो मेरे साथ सब ठीक होगा। फिर सिया मना नहीं कर पाई और मास्टर जी के साथ चली गई। वहाँ जाने के बाद मास्टर जी की पत्नी सुनीता ने सिया का स्वागत किया। मास्टर जी ने सुनीता को सब बताया और सिया का ख्याल रखने को कहा। सुनीता भी सिया को देखकर बहुत खुश हुई और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। कुछ समय बाद मास्टर जी का पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक साथ मिला। तभी सुनीता ने सिया को पूरे परिवार से मिलवाया। मास्टर जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सुमेध और बीच वाले बेटे का नाम रणवीर और उसकी पत्नी संजना, और छोटे बेटे का नाम विजय और उसकी पत्नी सोनम, और बेटी का नाम रिधि था। और घर में मास्टर जी की माँ भी थी और पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। सबने सिया का स्वागत अच्छे से किया, लेकिन संजना और सोनम को सिया को देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सिया उनसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सिया की खूबसूरती उन दोनों की आंखों में चुभने लगी थी। सबने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमेध को खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी, इसीलिए वो बाहर टहलने निकल गया। तभी सुनीता सिया के पास आई और बोली, मेरे दोनों बेटे की शादी हो गई है, लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे की चिंता लगी रहती है। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उस लड़की ने इसे शादी करने को कहा तो ये अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहता था और उस लड़की की शादी हो गई। अब ये शादी भी नहीं करना चाहता है। पढ़ाई से डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इसकी जिंदगी अच्छी नहीं हुई है। अकेला कैसे रह पाएगा, ये पूरी जिंदगी यही सोचती हूँ। ये कहते हुए सुनीता वहां से चली गई और सिया भी फिर मेहमान वाले कमरे में चली गई। देखते देखते 1 महीने बीत गए।
अब सबको सिया की आदत हो गई थी। सिया ने घर में सबकी की मदद करनी शुरू कर दी थी। हर इंसान की जरूरत सिया बन गई थी उस घर में। खासकर सुनीता को तो बहुत आराम मिल गया था सिया के वहां रहने से, और सिया सुमेध की सारी जरूरतों का ध्यान उसके बिना बोले ही रखने लगी थी। घर में सबको पता भी नहीं चला कि कब सिया उन लोगों के लिए इतनी जरूरी बन गई। रिधि की तो बहुत अच्छी मित्र भी बन गई थी। तभी महिला मोर्चा से कुछ लोग आए और मास्टर जी से बोले, हमें पता चला है कि एक लड़की आपके घर पर रह रही है और आपने उसे अडॉप्ट भी नहीं किया है, इसीलिए उसे हमारे साथ आने की इजाजत दे दीजिए। मास्टर जी और उनके परिवार के बार बार मना करने के बावजूद वो लोग नहीं मान रही थीं। फिर सुनीता ने सुमेध से कहा, ये अकेली बच्ची को और ना जाने कितने दुख झेलने हैं। मैं नहीं चाहती कि अब ये कहीं और जाए, इसीलिए तुम इससे शादी करके अपना नाम दो। सुमेधा, माँ ये क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है वो मुझसे उम्र में कितनी छोटी है और मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन सुनीता ने फिर सुमेध को अपनी कसम दी और वहीं उसी समय सबके सामने सुमेध ने सिया के मांग में सिंदूर डाला और सिया को अपना बनाया। ये देखकर सिया को अपने साथ ले जाने वाले लोग वापस चले गए और पूरा परिवार सुमेध की शादी से खुश था। लेकिन संजना और सोनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन महिला मोर्चा वाले लोगों को उन दोनों ने ही बुलाया था, क्योंकि वो सिया को अपने घर से भगाना चाहती थीं। सारे लोग घर के अंदर आए और सुमेध के छोटे भाई रणवीर और विजय और बहन रिधि सब शादी की खुशी में एक फंक्शन रखने का बोल रहे थे। तभी सुमेध ने मना कर दिया और बोला, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि सिया की उम्र सिर्फ 19 वर्ष है और मेरी 40 वर्ष, तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा मजाक बनाया जाए। सारे लोग बोलेंगे कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर ये किया मैंने। सारे लोग सुमेध की बात सुनकर चुप हो गए। फिर सुमेध वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। बाद में रिधि और सुनीता ने सिया को भी सुमेध के कमरे में भेज दिया। वैसे तो सिया सुमेध के कमरे में पहले भी जा चुकी थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में बहुत अलग लग रहा था। वहां चुपचाप खड़ी सिया की आहट सुनकर सुमेध बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहमी हुई सिया लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी वो रिधि और माँ ने मुझे यहाँ। सुमेध पिछले 1 महीने में आज तक सिया का चेहरा नहीं देखा था। वो जब भी सिया से कुछ बोलता था तो बिना उसे देखे, और उस दिन भी यही हुआ। सुमेध सिया को बिना देखे ही बोला, ये माँ भी ना। सिया, मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए किया हूँ और मेरे तरफ से तुम आजाद हो, और हाँ, तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर परिवार वाले यहाँ मेरे कमरे में रहने बोल रहे हैं तो तुम एक काम करो, वहाँ सोफे पर सो जाया करना, लेकिन मेरी कोई भी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी? सिया, जी। फिर सिया वहीं एक तकिया और एक चादर लेकर सोफे पर सो गई। बाहर खड़ी रिधि और सुनीता इंतजार कर रही थीं, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वो दोनों खुश हो गई कि सुमेध ने सिया को रूम के अंदर रख लिया। अगले दिन सुबह, सुमेधा, माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नाश्ता बन गया है तो जल्दी से दे दो। सुनीता, हाँ बेटा बस लाती हूँ। विजय, माँ ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे। सुनीता, हाँ बेटा आई। रिधि, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज मेरी लाल रंग वाली चुन्नी ढूंढ दो। सुनीता, हाँ बेटा अभी आई। ये सब देखकर सुमेध वहां से जाने लगा और बोला, माँ आप सबको देखो, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। तभी पीछे से भागती हुई सिया आई और सुमेध का पीछे से हाथ पकड़ते हुए बोली, लीजिए आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए। सुमेध ने अपनी नजर थोड़ा नीचे की तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सा हाथ जिसमें लाल रंग की कांच की चूड़ी है और वो उसके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर सुमेध वहां चुपचाप बैठ गया और नाश्ता करने लगा।
नाश्ता करने के बाद सुमेध फिर उठकर जाने लगा। तभी सुनीता ने पीछे से आवाज दी, बेटा सुनो, तुम अपने साथ सिया को भी ले जाओ। सुमेधा, सिया को क्यों? सुनीता, सिया के पास सारे पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ अच्छे कपड़े दिला दो और कुछ सजने संवरने की चीजें, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। आज तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं उसको पहने को, लेकिन रोज किसी और के कपड़े अच्छा लगता है ना? सुमेधा, लेकिन माँ, मैं हॉस्पिटल। सुनीता फिर वहां से चली गई और सिया को सुमेध के साथ जाने के लिए भेज दिया। सिया फिर बाहर सुमेध की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। सुनीता फिर वहां से चली गई और सिया को सुमेध के साथ जाने के लिए भेज दिया। सिया फिर बाहर सुमेध की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। सुमेध को माँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में सिया पर भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिया को अपने साथ ले गया। लेकिन सुमेध ने सिया को पीछे बैठने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही सुमेध बोला, तुम कुछ समय गाड़ी में ही रहना, मैं थोड़ा काम है वो करके आता हूँ। सिया जी। सुमेध कुछ समय बाद अपना काम खत्म करके बाहर गाड़ी के पास आया तो उसकी नजर सिया पे गई, जो खिड़की पे अपना सर टिकाकर सो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें और पंखुरी से होंठ और गुलाबी चेहरा और उसके लाल रंग की वो सारी उस पे बहुत अच्छी लग रही थी। सुमेध तो बस उसे देखता रह गया। बहुत समय तक सुमेध उसे देखता रहा। फिर एक मांगने वाला आया और सुमेध से कुछ खाने को मांगने लगा कि तभी सिया की नींद खुल गई और वो भी सुमेध को देखने लगी। सुमेध ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे उस आदमी को दिए। वैसे सुमेध भी कुछ कम नहीं दिखता था। उसे देखकर कोई भी उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उसका गोरा रंग और 6.1 इंच की लंबाई कोई हीरो से कम नहीं दिखता था। फिर सुमेध गाड़ी में बैठ गया और सिया को शॉपिंग मॉल लेकर गया। सुमेधा, चलो उतरो, मॉल आ गया है। सिया, हमें नहीं जाना है और हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। सुमेध ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और सिया से बोला, फिर आए क्यों हो? माँ को बोल नहीं सकती थी कि नहीं जाना है। सिया ने धीरे से फुसफुसाते ही कहा, हाँ, तो हम कौन सा अपनी खुशी से आपके साथ आए हैं। सुमेध ने सिया की कही बात सुन लिया। फिर भी उसने बोला, क्या बोला तुमने? जरा फिर से बोलना। सिया, कुछ नहीं बोले हम। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर आ गई और बोली, चलिए। सुमेध उस समय भी सिया के ठीक सामने ही खड़ा था, इसीलिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गईं और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुमेध ने अपनी नजरें हटाई और आगे चला गया। सिया वहीं खड़ी ये सोचने लगी कि सुमेध ने आज पहली बार उसे देखा। तभी सुमेध ने गुस्से से आवाज लगाई, अब चलोगी या उठाकर ले जाना होगा? सिया सुमेध की आवाज सुनकर दौड़कर सुमेध के पास गई। फिर दोनों मॉल के अंदर गए और सुमेध ने सिया को कपड़े और बाकी का सामान दिलाया और फिर दोनों घर की तरफ ही आ रहे थे। तभी बीच में एक चाट वाला ठेला दिखा और सिया को रहा नहीं गया और उसने जोर से चिल्लाया, चाट! ये सुनकर सुमेध ने गाड़ी रोकी और पीछे देखकर बोला, क्या? सिया नरम आवाज में बोली, नहीं, कुछ नहीं। फिर सुमेध गाड़ी से उतर गया और सिया को बोला, चलो उतरो नीचे। सिया सहमी हुई बाहर आई और बोली, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि मेरे चाचा जी हमेशा स्कूल जाते टाइम चाची जी से छिपाकर चाट खाने के लिए पैसे दिया करते थे। ये बोलते बोलते सिया के आंखों में आंसू आ गए और सिया अपने आंसू छिपाते हुए बोली, हमें चलना चाहिए, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। सुमेध बस उसे देखे जा रहा था। फिर सुमेध बिना कुछ बोले ही चाट वाले के पास गया और वहां से एक प्लेट चाट लेकर आया और सिया के हाथों में देते हुए बोला, अगर आगे भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत महसूस हो तो तुम मुझे कह देना, मैं ले आया करूंगा। उस वक्त सिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सुमेध की आवाज में अपनापन महसूस किया।
फिर सब भूलकर सिया अपने चाट का आनंद लेने लगी। उसी बीच सिया ने एक बार सुमेध से भी पूछा, आपने अपने लिए नहीं लिया? क्या आप खाएंगे मेरे साथ? सुमेध, नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। फिर सिया ने खुशी खुशी अपना चाट खत्म किया और सुमेध बस उसे ऐसे बच्चों की तरह खाता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। फिर सिया अपने जगह पर आकर बैठ गई और सुमेध भी अपनी जगह पर बैठ गया। फिर दोनों घर गए और सिया ने सारा सामान सुनीता और रिधि को दिखाया। वहीं खड़ी संजना और सोनम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। संजना ने गुस्से में सोनम की तरफ देखकर बोला, देखो, आज एक नौकरानी यहाँ की मालकिन बन गई है और हमारी जेठानी भी। सोनमा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर में सब उसी की गुणगान करते रहेंगे। संजना, हाँ, वो भी जल्दी। फिर सुनीता ने सिया को अपना सारा सामान लेकर अंदर अपने कमरे में जाने को कहा। तभी सिया अपना सामान लेकर सुमेध के कमरे में गई। ये देखकर सुमेध सिया के ठीक सामने खड़ा हो गया और सिया की लंबाई छोटी होने के कारण सिया अपनी नीची नजरों से ऊपर सुमेध को देखने लगी। तभी सुमेध ने कहा, क्या है ये सब? मैंने कहा था ना कि इस कमरे में मैंने तुम्हें सिर्फ सोफे पर सोने की इजाजत दी है, न कि इस कमरे में तुम्हें हिस्सा दिया है जो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे कमरे में आ गई। सिया भी इस बार चुप नहीं रही और बोली, तो हम कहाँ जाए? माँ ने कहा, हम आपके कमरे में जाएं, और अब आप बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, फिर हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए। और हमारी आपसे शादी हुई है तो उस हिसाब से हम आपकी पत्नी हुए ना। सुमेध फिर वहां से हटकर दूर हुआ और अपनी नजरें हटाते हुए बोला, जहां तुम्हारा मन वहां जाओ, बस यहाँ मेरे कमरे से जाओ। और वैसे भी मैंने कोई खुशी से तुमसे शादी नहीं की है, जबरदस्ती माँ ने करवाया है, और कानूनी तौर पर तो हम पति और पत्नी हैं भी नहीं। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ और सिया अपना सामान सोफे पर रखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये सोफे पर रहने की इजाजत तो आपने दी है ना, तो मैं अपना सामान यहाँ इस सोफे पर रख रही हूँ। ये बोलकर सिया वहां से बाहर चली गई। सिया के दिमाग से सुमेध की कही बात बाहर नहीं निकल रही थी। सिया को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सुमेध की बातों का आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है।